हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना, ठीक है, या फिर संतुलित करना। अगर आप इस वीडियो से पहले पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको आप अगर देखते हैं तो आपको इस वीडियो से संबंधित जो भी कंटेंट है आपको अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है, तो हम आपको इस वीडियो में अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि किसी वीडियो को कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप आधा देखिएगा तो आपको समझ में पूरा नहीं आएगा। तो हमने आप लोगों के लिए कुछ रासायनिक समीकरण लेकर आए हैं, जो आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का साइंस का, तो उसमें चैप्टर 1 है। तो उस चैप्टर से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समीकरण है, उसको हम लाए हैं और इसलिए हम उसी को चूज किए हैं, ताकि इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें जो भी रासायनिक समीकरण आएंगे तो उसको आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसी चैप्टर का कुछ जो रासायनिक समीकरण है उसको लेकर आए हैं और उसी को आपको हम बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको हम पिछले क्लास में सजेस्ट किए थे कि अगर आपको 1 से 30 तक रासायनिक समीकरण का रासायनिक तत्व का जो परमाणु संख्या है और संकेत यदि आपको याद नहीं है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से भी वीडियो को अपलोड कर देंगे, बना देंगे, कि जिसमें आपको 1 से लगभग 30 तक जो भी तत्व होंगे तो उसमें परमाणु संख्या क्या है, उसका संकेत क्या है, तो आपको हम एक जगह बना करके और उसको हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे इसको देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको कहीं से ये कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, कहीं से मिल रहा है, तो आप वहाँ से उसको याद कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा। और यही नहीं, केमिस्ट्री में आपको बहुत चीज़ समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आपको वही बेसिक चीज़ नहीं पता होगा तो आप लगभग प्रत्येक चीज़ में कन्फ्यूज कीजिएगा कि ये क्या है, Fe क्या होता है, Pb क्या होता है, O क्या है, H क्या है, C क्या है, तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है यदि आपको वह संकेत याद नहीं है तब, ठीक है। तो बेहतर होगा कि केमिस्ट्री को समझने से पहले, पढ़ने से पहले आप उसको अच्छे से कंटेंट जो होंगे, जो हम बताएं आपको कि 1 से 30 तक का जो तत्व है, एलिमेंट है, उसका आप परमाणु संख्या एवं उसका जो संकेत है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और केमिस्ट्री को आप अच्छे समझ लीजिएगा आप, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री, पूरा जो केमिस्ट्री है वो आपको हमेशा बोरिंग बुझाएगा और टॉपिक के समझने में भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्या कीजिएगा कि उस टॉपिक को जो आपको हमने बताया है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। और यदि आप कहीं भी क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, कहीं भी रेगुलर मेंटेन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देखें, एक वीडियो स्किप कर दिए, फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, तब आपको समझ में थोड़ा सा कम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके जो भी कंटेंट होंगे लगातार मिलते रहेंगे, जो भी मैटर होगा आप उसको लगातार देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। जो भी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। उसी को हम लोग आज सीखेंगे। तो देखते हैं कि हमने आप लोगों के लिए कुछ रासायनिक समीकरण लेकर आए हैं, उसी को देखेंगे कि कौन सा संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। यदि कोई भी असंतुलित है तो उससे हम लोग यहाँ पे संतुलित करेंगे और सीखेंगे। ये जो हम लोग का वीडियो होने वाला है आज, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से संबंधित हम लोगों का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। फिर हम लोग जो जहाँ तक वीडियो अपलोड किया गया था, जहाँ तक क्लास हम लोग का चला था, तो उससे आगे हम लोग फिर जो कंटेंट है उस पर बात करने वाले हैं और उसको सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस टॉपिक से संबंधित ये आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो होगा, जो किसी भी रासायनिक समीकरण को ऐसे संतुलित करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिएगा। और जो आपको आपके लिए हमने सजेशन दिया है आपको कि आप 1 से 30 तक का जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका परमाणु संख्या एवं उसका जो संकेत है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये क्या हुआ कि ये मतलब बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के लिए।
तब आपको अच्छे से ये समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे ये सी क्या है। जैसे बताया आपको कि किसी भी चीज़ का जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली संकेत, जैसे सी लिख दिया मतलब कार्बन है, एफ ई लोहा है, एन ए सोडियम है, ठीक है ना, ए एल एल्युमिनियम है। तो हमने जब यहाँ पे इस तरह का संकेत लिखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा कि ए एल क्या है, ठीक है, सी एल क्या है, तो आपको वहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप कहिएगा कि ये सी क्या है, एल क्या है, पी वी है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने आप लोगों के लिए कुछ रासायनिक समीकरण लिख कर आए हैं, देखिए यहाँ पे, और उसे देखेंगे कि संतुलित कैसे करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे, पहला अगर CO को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये होता है CH3OH, ठीक है। अगर CO को H2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, CH3OH। यहाँ पे अभी हमें ये नहीं समझना है कि CO क्या है, H क्या है, CH3 क्या है, ठीक है। पहले आप यहाँ ये सीखिए कि रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे संतुलित करें, कैसे इसको संतुलित करें। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले आपको ऐसे बताया आपको कि ये किसका संकेत है, ये कौन सा तत्व है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको अगर आप देखे होंगे पिछले क्लास को, तो वहाँ पे अगर आप देखे होंगे, अगर तो यहाँ हम बताए होंगे कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस तरह का आप बनाइएगा डायग्राम। क्या बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये सिखाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, इससे बेसिक हो नहीं सकता है। यदि आप इस प्रकार से नहीं सीख रहे हैं तब आप में प्रॉब्लम हो जाएगा और दूसरा विधि आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। तो ये सबसे सिंपल विधि है, साधारण विधि है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताए आपको कि सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस तरह से आप डायग्राम बनाइए। क्या कीजिए, इस तरह से डायग्राम बनाइए। और आपको अगर आप देखिएगा पिछले क्लास को, तो यहाँ पे हम लिखे होंगे कि ये दोनों क्या है, ये अभिकारक है। नीचे से देते हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या है, ये अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। यदि आप नहीं देखेंगे तो छोड़िए, हम पीछे तक बात नहीं कर रहे हैं अभी, बस आप इसी क्लास को अच्छे ढंग से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर कोई भी एरो है, कोई भी तीर है, तो इसके लेफ्ट साइड वाले क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तीर से जो लेफ्ट साइड होगा यानी बायां साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के जो दाहिने साइड होंगे या दायां साइड होंगे इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस दो पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो ये एरो का चिन्ह है, तीर का चिन्ह है, इससे पहले का जो तत्व होंगे वो कहलाता है आपका अभिकारक तत्व या यौगिक जो भी होंगे, क्या कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाएगा। और इस साइड का जो तत्व या यौगिक होंगे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस दो चीज को समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे हम बताए आपको, क्या कीजिए, यहाँ से आप डायग्राम बनाइए, ठीक है, यहाँ से आप डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम में आप लिखिए, पहला लिखिए आप तत्व, ठीक है, तत्व। दूसरा में बनाइएगा आप अभिकारक। क्या बनाइएगा, अभिकारक, अभिकारक। और तीसरा बनाइएगा उत्पाद। क्या बनाइएगा, उत्पाद, ठीक है। आप इस तरह पहले डायग्राम बनाइएगा और ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या तत्व, पहले आप इस इक्वेशन में, रासायनिक समीकरण में खोजिए कि इनमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपको सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कार्बन है, ये क्या है, यानी कार्बन है, मतलब देखो सी हमें दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है। फिर आप देखिएगा तो यहाँ पे O दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। और फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको H मिलेगा। क्या मिलेगा, H लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमें अभिकारक में, हमें यहाँ पे अभिकारक में तीन तत्व मिले हैं, तीन एलिमेंट मिले हैं। कौन कौन सा, एक मिला है हमें कार्बन, दूसरा मिला है ऑक्सीजन, तीसरा क्या मिला है, हाइड्रोजन। क्या मिला है, हाइड्रोजन मिला है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा।
तो इधर हमें मिला है 3 तत्व मिला है, इधर भी आप खोजिएगा तो एगो इधर C मिलेगा, हम यहाँ लिख दिए हैं पहले ही। इधर भी क्या है, H है, हम लिख ही दिए यहाँ पे। ये O है, लिख ही चुके हैं, H है, इसको हम लिख ही चुके हैं। यानी टोटल इस रासायनिक समीकरण में केवल 3 एलिमेंट है। कितने? केवल 3 तत्व हैं, केवल 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि अभिकारक। क्या लिखे हैं? अभिकारक। पहले क्या किया तत्व वाला में हम पूरा इसमें खोज ले कितने तत्व मौजूद हैं, तो यहाँ लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक में क्या करते हैं कि ये दोनों होता है, इधर जो है तीर का बायां साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, इसे बोलते हैं अभिकारक। आप इसमें खोजिए, आप इसमें खोजिए कि C यानी कार्बन के यहाँ कितने परमाणु मौजूद हैं। कार्बन के यहाँ कितने परमाणु मौजूद हैं, तो यहाँ आप देखिएगा तो C एक क्या है। ठीक है, यहाँ पे C एक ही है। कितना है? C एक है। यानी अगर कोई भी अंक आगे पीछे नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही मानेंगे। क्या मानेंगे? एक मानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे C, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक छुपल है और यहाँ पर भी एक छुपल है। अगर लिख रहे हैं तो केवल H, इसका मतलब यहाँ पे एक छुपा है और यहाँ पीछे में भी एक छुपा है। अगर लिख रहे हैं केवल हीलियम, He लिख रहे हैं, तो यहाँ भी एक छुपा है और यहाँ भी एक छुपा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है कि अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर एक एक छुपा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक है, यानी C क्या होगा, केवल एक है। किसमें? ये अभिकारक में, यानी इस साइड में C केवल एक ही है, यानी C का केवल यहाँ पर एक परमाणु मौजूद है। O खोजिएगा तो O भी यहाँ पे केवल एक दिख रहा है। O कितने यहाँ पे? एक ही है। O के यहाँ पे केवल एक परमाणु मौजूद है। कितने? केवल एक परमाणु। अब यहाँ पे H बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए H में 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। कितने? हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए 2, ये कितना है? 2 है। ये हम लोग का हो चुका है कि अभिकारक में ढूंढ चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पे इन तत्वों का अभिकारक में इतना परमाणु मौजूद है। कितना? इस तरह जो लिखे रहिए, ये इतना परमाणु मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप किसमें? उत्पाद में। ध्यान दीजिएगा किसमें? उत्पाद में। तो यहाँ पे C जो देख रहे हैं आप, C इस साइड खोजिए आप, यहाँ पे भी केवल एक ही है। कितना है? केवल एक है। इसका मतलब यहाँ पे C कितना है? केवल एक ही है। कितना है? केवल एक है। H कितना है? खोजिएगा तो आपको लगा यहाँ पे 3 गो है, यानी H में 3 लगा हुआ है, तो ये 3 हो गया। यहाँ एक और है, ये कितना हो गया? 3 1 4 हो गया। यानी यहाँ पे उत्पाद में, किसमें? उत्पाद में, इस साइड वाला में ये कितना है? तो केवल टोटल 4 है। कितना है? टोटल 4 मौजूद है। अच्छा, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बच गया O। ठीक है, अब आप O खोजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा केवल एक ही O है। ठीक है, ये 3 इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं है, ये 3 इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल O है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे केवल ऑक्सीजन के एक परमाणु मौजूद हैं। कितने? केवल एक परमाणु, केवल एक परमाणु। ठीक है, ये अब हम लोग का डायग्राम तैयार हो चुका है। तो अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो ये जान लीजिए कि दोनों साइड के जितने तत्वों के परमाणु मौजूद होते हैं, उतना ही परमाणु इधर भी मौजूद होना चाहिए उस तत्व के। ठीक है, या फिर ये कहिए कि जितना इधर द्रव्यमान संख्या है, उतना ही इधर भी होना चाहिए। यानी इधर जितना 1 1 2 है, तो इधर भी 1 1 2 ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखिएगा तो कार्बन के एक ही परमाणु अभिकारक में मौजूद है और एक ही कितना है? उत्पाद में मौजूद है। ठीक है, इधर देखिएगा तो ऑक्सीजन के एक मौजूद है अभिकारक में, इधर कितना है? एक ही है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर 4 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए या फिर दोनों में 4 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के इधर 2 है, इधर भी 2 ही होना चाहिए था, या फिर इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होना चाहिए। यानी दोनों साइड परमाणु जो तत्व के परमाणु मौजूद हैं, वो परमाणु जो उतना ही मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। या फिर ये कहिए कि जितना भार इसका 2 इधर है तो 2 होना चाहिए इधर ही, द्रव्यमान जो भी है, तो द्रव्यमान जितना 2 है तो 2 इधर भी होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अर्थात ये क्या है? ये संतुलित नहीं है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है ये? असंतुलित रासायनिक समीकरण है।
कौन सा, ये। अब क्या करना है, हमें इसे करना है संतुलित। क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसे करेंगे संतुलित, कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे हम उतार रहे हैं फिर से इस समीकरण को, ये CO है प्लस H2 है, एरो का चिन्ह है CH3 और OH है, CH3 और OH है। तो यहाँ से करेंगे हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाइए आप, ये वाला सेम सेम, ठीक है। ये अगर आप अच्छे सीख लीजिएगा तो इतना करने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। बस आप देखते हैं इसको संतुलित कर दीजिएगा, बस आपको सिखाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसी डायग्राम को तैयार करेंगे। ये तत्व हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, और ये उत्पाद हो गया, ये उत्पाद हो गया, ठीक है। हमने इस तरह का डायग्राम फिर से तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि या तो इसको दो है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, या फिर 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 4 करते हैं, ठीक है। चूँकि ये 2 करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको 4 करना आसान है, इसलिए हम इसको 4 कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है कि H को इधर 2 है तो 4 करना है, तो किधर 2 है, इधर है, यानी इस साइड अभिकारक में, इधर 4 है, ये है, इसको हमें क्या करना है, 4 करना है। तो अगर समझिए कि अगर हम यहाँ पे इस H2 में, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं, अगर हम इधर 2 से गुना कर रहे हैं, इधर अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है कि इस दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुना हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पीछे हम 2 लगाते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें दोनों में गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना हो जाता है। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4। इधर तो हम छेड़े ही नहीं है, इधर कुछ किया ही नहीं है, अर्थात इधर तो पार में 4 होबे करेगा, है ना। लेकिन यहाँ हमें पड़ा था 4, किसको, इसी को हमें 4 करना था। तो ये क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसी को करना 4 था, बाकी किसी में परिवर्तन करबे नहीं किए, जितना इधर CO है उतना ये है, इधर ही सिर्फ हम चेंज किए हैं, अर्थात ये कितना हो चुका है, ये आपका 4 हो चुका है। इतना ये था, ये 4 हो चुका है, तो नहीं 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे C भी कितना हो चुका है, 1 था तो एक इधर भी और एक इधर भी। O इधर कितना था, 1 था तो इधर भी 1 और इधर भी 1, जो हमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। और H कितना हो चुका है, अब ये हो चुका है 2 दूनी 4 हो चुका है, और ये भी इधर 4 है तो 4 हो चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, तो दोनों में क्या है कि इधर भी कार्बन के अभिकारक में जो परमाणु मौजूद हैं वो एक ही है, इधर भी 1 है, इसका इधर 1 इधर 1, इधर 4 इधर 4। ये क्या हो चुका है, अब संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम इस समीकरण में अगर हम इस H2 के पीछे अगर 2 लगाते हैं, तो ये क्या हो चुका है, ये आपका संतुलित हो चुका है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। और ये क्या था, ये असंतुलित था। क्या था, असंतुलित था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। हम लोग फिर देखते हैं अब जो नेक्स्ट समीकरण है उस पर बात करने वाले हैं। तो आपके लिए हम कुछ ऐसा लाएँ, कुछ समीकरण जो लाए हैं आपके लिए संतुलित भी है। बस इस सॉरी देखिए लाइट ही कट गया।